बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। चलिए स्ट्रेट वे में अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट टर्म ऑफ बेनज़ीर भुट्टो 1988 टू 1990 तक पढ़ रहे थे। हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया था। अब हमने इसकी रिफॉर्म्स को डिस्कस करना है। तो जैसा कि ज़ियाउल हक के दौर में भी कुछ रिफॉर्म्स हुई, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुई, एग्रीकल्चरल हमने डिस्कस किया था। सेम लाइक हम बेनज़ीर भुट्टो ने के दौर में भी कुछ रिफॉर्म्स हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुई थी और बाकी रिफॉर्म्स हुई थी, उनको भी डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द इरा ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैनी न्यू इंडस्ट्रीज़ वर सेट अप इन दी कंट्री के अंदर बहुत सी नई सनतें लगाई गई, जिनके अंदर ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल सनत वाज फ्लोरिश्ड कि ऑटोमोबाइल खुदकार सनतें और टेक्सटाइल की सनतें भी फ़रोग दिया गया, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। अगर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ होंगी तो मैक्सिमम लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस तरीके से ज़्यादा लोग को मुलाजमत के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इससे मुल्क खुशहाल होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो एग्रीकल्चर, जैसा कि ये तमाम ही सियासतदान इस बात को बखूबी जानते हैं कि एग्रीकल्चर ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बैकबोन है। तो अगर पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ आप देखना चाहते हैं तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ज़रूर लाना होंगी। एग्रीकल्चर को आपने डेवलपमेंट की तरफ लेके आएंगे तो तब ही मुल्क क्या हो जाएगा, तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। तो द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज डेवलप्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। Loans were given to farmers to on easy terms to buy seeds, fertilizers and pesticides etc. ख़ास तौर पर उन्होंने क्या किया गया कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जो भी आप कह सकते हैं कि फसल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो पुअर फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स को आप कह सकते हैं कि लोन्स प्रोवाइड किए ताकि वो बीज, खादें, स्प्रे और दूसरी अद्वियात जो भी मतलब कि ज़रूरियात हैं, इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उन सब को वो इजीली बाय कर सके। और इनको लोन्स भी ख़ास तौर पे इजी इंस्टॉलमेंट्स पे आप ये कह सकते हैं कि दिए गए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी की गई। A number of facilities were provided in educational institutions and special attention was paid to women's education. तो इनका एक, क्योंकि ख़ुद भी एक ख़ातून वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, तो इन्होंने ख़वातीन की तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। इनका मानना ये था कि क्योंकि जो भी होते हैं ना, वुमेन होती है एक नेशन की क्रिएशन या बिल्डअप में बड़ा एक अहम रोल प्ले कर सकती है। उनकी मानना था कि एक पढ़ी लिखी हुई माँ जो होती है ना, वो बच्चे की अच्छे से तरबियत कर सकती है, उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है बानिस्बत ये कि एक अनएजुकेटेड मदर के। इस वजह से इन्होंने ख़वातीन जो होती हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उनको ख़ास स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो बआसानी अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। हेल्थ रिफॉर्म्स किए गए। मैनी प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ कि उन्होंने हेल्थ की बेहतरी के लिए भी मुख्तलिफ यानी कि हेल्थ सेंटर्स बनाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी इवन के इन्होंने एक इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ ख़ास तौर पर देहाती और शहरी इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जो भी हैं हेल्थ रिफॉर्म्स के मराकज़ कायम किए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेनज़ीर भुट्टो's गवर्नमेंट टू set up an institution called the Placement Bureau which provided thousands of jobs. उन्होंने प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से ख़ास तौर पर एक इदारा कायम किया जो कि लोगों को एक आप कह सकते हैं कि एक वेलफेयर इदारा था, एक फलाही इदारा था जो कि लोगों की बेटरमेंट के लिए या लोगों की डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करता था। और ये इस तरीके से इसके ज़रिए से थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आप कह सकते हैं कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए, बेनज़ीर भुट्टो's गवर्नमेंट लॉन्च्ड द पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड
سوشل ویلفیئر آف دی پیپل اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری، کہ انہوں نے سوشل ورک پیپلز ورکس کے نام سے ایک پروگرام کا افتتاح کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانا تھا اور ان کو سوشلی طور پر ایک اچھی لائف پرووائڈ کرنا اس کا بیسک پرپس تھا۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کی جائے، دی 11th امینڈمنٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1989 ڈیورنگ دی فرسٹ ٹرم آف بینظیر بھٹو's government. It was about women's seats in national and پروونشل اسمبلیز۔ اس کے اندر خاص طور پہ وومنس کی سیٹ کو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے اوپر بڑھائی گئیں۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کی جائے تو پاکستان لیفٹ کامن ویلتھ ان 1972 ان زیڈ بھٹو's ایرا۔ بینظیر بھٹو decided to resume its membership in 1989 کہ 1972 کے اندر پاکستان جو کامن ویلتھ سے الگ ہو گیا تھا، 1989 کے اندر بینظیر بھٹو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو دوبارہ سے ری جوائن کر لینا چاہیے۔ بینظیر بھٹو's گورنمنٹ pursued a policy of establishing good relations with neighboring countries. India Prime Minister Rajiv Gandhi attended the 4th SAARC summit in Pakistan. On this occasion, the government expressed its desire for better relations with all neighboring countries, including India. Presidential elections were held in 1988. Ghulam Ishaq Khan was elected as President of Pakistan. اس طریقے سے جو تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ خاص طور پر نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جا سکیں، اور غلام اسحاق خان اس طریقے سے 1988 کے اندر ہی پریزیڈینشیل لیول کے بھی الیکشنز ہوئے تو غلام اسحاق خان انہی کی پارٹی کے ہی صدر تھے، منتخب ہوئے، یعنی کہ ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اور ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لانے والی ہی آگے بے نظیر بھٹو ہی تھیں۔ دی اینڈ آف دی گورنمنٹ، دس گورنمنٹ could not last more than 20 months. President Ghulam Ishaq Khan made many allegations against Benazir Bhutto's government. Using Article 58(2)(b) of the Constitution, he overthrew her government and dissolved the central and the provincial assemblies. اب 1990 کے اندر یعنی کہ ان کی گورنمنٹ تقریباً 20 ماہ سے بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال سے بھی کم عرصے 4 ماہ پہلے ہی جو اس وقت کے صدر تھے غلام اسحاق خان، ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔